घर में बैठा हुआ समरज ये जानने की कोशिश कर रहा था कि वो वहां कैसे पहुंचा। कल रात के हादसे का दृश्य अभी भी उसकी आंखों के सामने चलचित्र की तरह चल रहा था। कल रात उस पुरानी सी बिल्डिंग में माहौल थोड़ा खतरनाक था। इस वक्त समरज तीसरी मंजिल की रेलिंग पर झूल रहा था और मृगांका ने उसका हाथ पकड़ा हुआ था। इसी बीच एक भेड़िया वहां अंदर आया, जिसे देखकर नीचे हॉल में मानिक और मंजुल तिवारी के रोंगटे खड़े हो गए थे। वहीं समरज भी कांप रहा था। उसे वैसे ही कुत्तों से डर लगता था और ये तो साक्षात भेड़िया उसके सामने था। अचानक से उसने दूसरे हाथ से एकदम मृगांका की कलाई पकड़ ली। मृगांका ने उसकी तरफ देखा तो समरज ने कांपते हुए कहा, जस्ट डोंट लीव मी प्लीज, मुझे कुत्तों से और भेड़ियों से बहुत ज्यादा डर लगता है, प्लीज 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 प्लीज। मृगांका के चेहरे पर एक तिरछी मुस्कान आ गई। वो व्यंग करते हुए बोली, अभी तक तो तुम हम लोगों से सबसे ज्यादा भागते थे और अब हम लोगों का साथ चाहिए तुम्हें। समरज की आंखों में नमी आ चुकी थी। उसने एक घूंट भरते हुए कहा, आप मुझे नहीं छोड़ेंगी ना? चिंता मत करो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। इतना कहकर मृगांका ने नीचे की तरफ देखा और फिर कहा, लेकिन हम लोगों को नीचे जाना होगा। नहीं 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 नहीं, वहां पर भेड़िया है, मैं नीचे नहीं जाऊंगा, बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा। समरज की हालत रोने लायक हो गई थी। तुमसे कोई पूछ नहीं रहा राजवंशी, तुम्हें बताया जा रहा है कि हम लोग नीचे जा रहे हैं। इतना कहकर मृगांका ने रेलिंग पर हाथ रखा और अगले ही पल वो नीचे कूद गई। ओ! समरज पूरी ताकत से चीख उठा तो मंजुल तिवारी और मानिक ने एकदम से ऊपर देखा। वहीं मृगांका ने कूदते समय समरज को पकड़ा और उसे अपनी गोद में उठा लिया। एक तेज धमाके के साथ वो नीचे हॉल में आकर खड़ी हो गई और वहीं उसकी गोद में समरज था, जिसने मृगांका के गले में बाहें डाल रखी थी और आंखें कसकर बंद की थी। हम लोग सेफली लैंड कर चुके हैं, नाउ जस्ट गेट ऑफ। और मृगांका ने उसे छोड़ दिया, जिससे समरज नीचे फर्श पर गिर गया। वहीं मानिक और मंजुल हैरानी से मृगांका की तरफ देख रहे थे। कौन हो तुम? मानिक की आवाज तक लड़खड़ा गई थी। जैसे कि तुम देख सकते हो, इंसान तो बिल्कुल नहीं हो, और क्योंकि इंसान नहीं हो तो ये मत सोचना कि अपने फायदे के लिए मैं तुम्हारे हाथों बिक जाऊंगी। उस लड़के को नीचे रखो, वो हमारे साथ जाएगा। मृगांका मानो आदेश दे रही है। मानिक अपनी जगह से नहीं हिला और ना ही उसने अपने कमर पर लादे हुए आरिद को नीचे रखा। मृगांका ने ध्यान से देखा तो आरिद के पेट पर खंजर चुभा हुआ था और लगातार खून उसके पेट से बह रहा था। मृगांका की आंखें ठंडी पड़ गई। उसने गुस्से से मानिक की तरफ देखा और कहा, तुम लोगों ने इसे खंजर मार दिया? गलती इस लड़के की है। मानिक ने तुरंत समरज की तरफ इशारा किया, जो अभी तक मृगांका के पैरों में बैठा हुआ था। वो आगे बोला, इसने आकर सब कुछ गड़बड़ कर दिया, और जब इस आरिद ने मंजुल को धक्का दिया और मैंने इसे दीवार से लगाया तो उसके पेट में रॉड चुभ गई, और तुम उसका इलाज नहीं करवाओगे। तुम इंसान अगर इतनी आसानी से किसी दूसरे के लिए चीजें करने लगो तो बहुत सारे अपराध यूं ही कम हो जाएंगे, जो इंसान दूसरे इंसानों के विरुद्ध करते हैं, नहीं? कहते हुए मृगांका ने दोबारा अपनी नजरें घुमाकर अपनी बगल में खड़े भेड़िए की तरफ देखा और कहा, ध्यान रहे कि इन दोनों में से कोई एक भी बाहर नहीं जाना चाहिए। भेड़िए ने अपना सिर हाँ में हिला दिया। इसी बीच मृगांका फिर आराम से मानिक की तरफ बढ़ी और बोली, वैसे तो मुझे अपना टाइम वेस्ट नहीं करना था, लेकिन मुझे तुम जैसे लोगों से सख्त नफरत है, जो कि अपनी जान को सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट मानते हैं, और इसलिए दूसरों की जान की चिंता उन्हें रत्ती भर नहीं होती। भेड़िए ने अपना सिर हाँ में हिला दिया। पता नहीं क्यों, लेकिन मानिक को इस पतली सी 5 फीट 6 इंच की लड़की से बहुत ज्यादा डर लग रहा था। काली आंखें, सांवला सा चेहरा, बाईं आंख के नीचे एक तिल, काले लंबे कमर तक लहराते बाल, तीखा चेहरा और साथ में उसके हाथ में एक तलवार की डिजाइन वाला कड़ा था। मानिक ने आरिद को दूसरी तरफ फेंक दिया तो वो एक धड़ की आवाज से फर्श पर गिर गया और उसके पेट से खून निकलने लगा। शिट, उसके पेट से बहुत ज्यादा खून निकल रहा है। इतना कहकर समरज ने तुरंत अपनी जैकेट निकाली और फिर आरिद के पेट पर रखकर उसके खून को रोकने की वो कोशिश करने लगा। उसने अपना फोन निकाला और बाहर खड़े सनी को फोन करने ही लगा था कि तभी मंजुल भागा। उसके घुटने से समरज के हाथ में एक टक्कर हुई और समरज के हाथ से फोन छूटकर दूसरी तरफ जा गिरा और उसका हाथ सीधा आरिद के सीने पर जा गिरा। समरज की आंखें बड़ी हो गई। आरिद के दिल की धड़कन रुक चुकी थी। वहीं मंजुल ने दूसरी तरफ से भागने की कोशिश की, लेकिन भेड़िया एकदम से लपका और उसने एक पंजा मंजुल के पेट पर मारा। मंजुल दूसरी तरफ जा गिरा
और वहीं भेड़िए ने उसकी टांग अपने मुंह में पकड़कर मंजुल को दीवार के ऊपर दे मारा। मंजुल एक लकड़ी के पुराने से संदूक के ऊपर जा गिरा और संदूक पूरा टूट गया। वहीं वो भेड़िया गुर्रा दिया और उसके मुंह से लार टपकने लगी। उसने अपने पंजों को फर्श पर रगड़ दिया। वो दोबारा मंजुल के ऊपर छलांग लगाने ही वाला था कि तभी एक तेज आवाज आई। सब कुछ एकदम से शांत पड़ गया। आरित को सीपीआर देता हुआ समरज भी रुक गया था। उसने पलटकर सामने देखा तो मानिक ने एकदम से गन निकालकर गोली चला दी थी और गोली मृगांका के पेट में जा घुसी थी। मृगांका नीचे देख रही थी जहां एक छेद हो गया था और खून निकलने लगा था। भेड़िया ये देखकर और ज्यादा गुर्रा दिया। उसने अपने पंजे घुमाए और वो मानिक के ऊपर कूदने ही वाला था कि मृगांका ने अपना हाथ ऊपर उठा दिया। भेड़िया रुक गया और वहीं मानिक का पूरा शरीर कांपने लगा। उसने अपनी गन नीचे फेंक दी। मृगांका ने मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखा तो मानिक ने जोर जोर से अपना सिर हिला दिया। वो घबराते हुए बोला, तुम भूत भूत? सीरियसली तुम्हें मैं भूत लग रही हूँ? टेल मी वन थिंग, तुमने कभी इतनी हॉट और अमेजिंग भूत देखी है क्या? मृगांका ने आराम से कहा, तुम तो यार इंसल्ट पर आ गए, जबकि मैंने अभी तुम्हारे साथ कुछ गलत किया भी नहीं है। मानिक ने अपनी पलकें झपकाते हुए उसकी तरफ देखा तो मृगांका दोबारा आगे बढ़ने लगी और बोली, लेकिन मुझे इस बात का बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा। आखिर तुम जैसे इंसान इससे ज्यादा कर भी क्या सकते हो? तुम लोग भी जानते हो कि बोलने से ज्यादा औकात नहीं तुम्हारी, और उसमें भी इतनी औकात नहीं कि किसी को डायरेक्ट बोल सको, है ना? मानिक कुछ कह नहीं पा रहा था। वहीं मृगांका ने अपना हाथ आगे किया और फिर कहा, मुझे बुरा इस बात का लगा कि तुम्हारी गोली ने मेरी ड्रेस में छेद कर दिया। टू बैड। ये कस्टम ड्रेस थी। पूरी दुनिया में बस 12 ड्रेसेस एंड ब्लैक में सिर्फ 3। मैंने पूरे 3 दिन तक जागकर लैपटॉप पर इसकी लॉन्चिंग का वेट किया था। अचानक से वहाँ कुछ हलचल हुई और अगले ही पल मृगांका सीधा मानिक के बगल में पहुंच चुकी थी। वो गुस्से से बोली, पूरे 35,000 की ड्रेस थी ये, तुम्हें ऐसे खराब नहीं करनी चाहिए थी। मानिक अपनी जगह से हिल नहीं पा रहा था। इसी बीच मृगांका ने अपना हाथ ऊपर उठाया तो उसकी नजर मृगांका के हाथ पर पड़ी। वो एकदम से सुन्न पड़ गया। मृगांका के हाथ की जगह उसका हाथ नहीं बल्कि भेड़िए का एक पंजा था। उसकी कोहनी तक का हाथ भेड़िए के पंजे में बदल चुका था और उसमें नीली फर चमक रही थी। वहीं पंजा मृगांका ने एकदम से मानिक के मुंह पर रख दिया और कहा, तुम्हें मेरी ड्रेस खराब नहीं करनी चाहिए थी। आई लव माई कलेक्शन एंड आई हेट ह्यूमंस, और तुमने एक ह्यूमन होकर मेरी कलेक्शन खराब कर दी। इतना कहकर उसने मानिक को उस पंजे से जकड़कर उठाया और सीधा दीवार के ऊपर दे मारा। दीवार एक तेज आवाज के साथ टूट गई और मानिक दूसरे कमरे में जा गिरा। मृगांका ने फिर एक लंबी सांस छोड़ी और वो समरज की तरफ पलट गई और बोली, सुनो राजवंशी। समरज का चेहरा पूरा सफेद पड़ चुका था। वो हैरानी से मुंह खोले मृगांका के हाथ की तरफ देख रहा था, जो अभी फिलहाल के लिए एक भेड़िए के पंजे की तरह था। मृगांका को उसकी नजरें महसूस हुई और उसने अपना हाथ झटक दिया। अगले ही पल मृगांका का हाथ सामान्य हो गया। उसने फिर समरज की तरफ देखा। समरज की आंखें घूमी और उसका सिर सीधा आरित के कंधे पर गिर गया। इसके बाद समरज को कुछ याद नहीं था, लेकिन वहीं मृगांका ने अपना सिर हिला दिया और बोली, बाप इतना ज्यादा हिम्मत वाला था, उसका बेटा इतना ज्यादा डरपोक निकल आया। बेवकूफ, राजवंशियों के नाम को डुबा रहा है। उद्यमेन, हम लोगों को अब 2 काम करने होंगे। कहते हुए वो पलटी ही थी कि तभी रुक गई। उसके सामने एक लगभग 22-23 साल का लड़का खड़ा था, जिसका चेहरा काफी ज्यादा मासूम था। गहरी और मध्यम आकार की आंखें, सांवला सा चेहरा और तीखे से नैन नक्श, भूरे चमकते हुए घुंघराले बाल, गठीला शरीर और लंबाई उसकी 5 फीट 10 इंच के करीब थी। उसने एक भूरे रंग की शर्ट और काले रंग की पैंट पहनी हुई थी। मृगांका ने अपनी बाहें लपेट ली और अपनी भवें उचकाते हुए बोली, डोंट टेल मी उद्यमेन कि तुम उसके सामने अपने इंसानी अवतार में आए, इसीलिए वो बेहोश हुआ। उद्यमेन ने तुरंत अपना सिर ना में हिला दिया और बोला, बिल्कुल भी नहीं हाइनेस, मैं तो उसके बेहोश होने के बाद इंसान में वापस आया। मृगांका की आंखें सिकुड़ गईं और वो वापस आरित और समरज की तरफ पलट गई। वहीं उद्यमेन भी उसकी बगल में आकर खड़ा हो गया और बोला, इन लोगों का क्या करना है हाइनेस? आरटीआई को बुलाओ, साला मूड खराब कर दिया इस राजवंशी ने। इसको सेलैन लेकर जाओ, जब ये होश में आ जाए तो मुझे बता देना। इतना कहकर मृगांका दूसरी तरफ जाने लगी। उद्यमेन ने एकदम से कहा, आप कहाँ जा रही हैं?
जहां से मुझे इस डरपोक राजवंशी को बचाने के लिए आना पड़ा। मेरे जुए की बाजी अभी बची हुई है और मैं जीतने वाली थी। हाश, पूरे 70,000 की बाजी थी। कहते हुए मृगांका की आंखों में अब चिढ़ नजर आने लगी थी। आई एम गोइंग बैक। तुम और आरटीआई इसको लेकर सैलेंट जाओ। इतना कहकर मृगांका आगे बढ़ती गई और फिर वो अंधेरे में गायब हो गई। और उस तरह वो उस घर में जा पहुंचा था जहां वो कुछ देर पहले होश में आया था। वहीं उद्यमेन ने दोबारा समरज की तरफ देखा और उसके बाद वो दोनों लड़कों की तरफ बढ़ गया। उसे अब समरज को सैलन लेकर जाना था और आरित को आरटीआई संभाल लेता। लेकिन एक बात उसे अब भी समझ नहीं आ रही थी। 900 वर्षों की लंबी प्रतीक्षा के बाद मृगांका को आखिर वो राजवंशी मिल चुका था जो उसके कबीले वालों को श्राप से बचा सकता था। उसके जन्म के बाद भी इतने सालों से वो इस समरज राजवंशी को ढूंढ रहे थे, लेकिन उस लॉकेट ने उसे अभी तक छुपाए रखा था। लेकिन अब जब वो आखिरकार मृगांका के सामने आ गया था तो मृगांका ने कोई उत्साह नहीं दिखाया। वो हमेशा की तरह सर्द और सख्त ही रही, जैसे कि पिछले 100 सालों से उद्यमेन उसे देखते आ रहा था। कल रात बीती सारी बात उसे याद आ चुकी थी। उसे अपने ख्यालों में गुम देखकर उसके पास खड़ा व्यक्ति बोला, तुम्हारा सपना खत्म हो चुका है या तुम अभी भी उसी सपने में हो? वैसे क्या देख रहे हो, मुझे भी बताओ, मैं काफी बोर हो रहा हूँ। ये व्यक्ति कोई और नहीं उद्यमेन ही था जो कल रात भेड़िए के रूप में आया था। समरज ने दोबारा उद्यमेन की तरफ देखा और कहा, मैंने एक और सवाल पूछा था, तुम कौन हो और मैं यहाँ कैसे पहुंचा? उसका जवाब देने का मेरा मन नहीं है। कहते हुए उद्यमेन ने अपने कंधे छटक दिए। समरज भी अब चिढ़ गया। वो खिसियाते हुए बोला, ओह ओके मिस्टर सीक्रेट हिस्ट्री। उद्यमेन ने उसे घूर कर देखा जो समरज ने उसके हाथ में पकड़ी किताब जिसका नाम सीक्रेट हिस्ट्री था की तरफ इशारा करते हुए कहा, वेल अगर तुम नाम नहीं बताओगे तो मैं किसी तरीके से तो तुम्हें बुलाऊंगा ही ना। उद्यमेन ने झटके से किताब बंद कर दी और बोला, उद्यमेन, मेरा नाम उद्यमेन है। और कुछ? मैं हूँ कहाँ पर? समरज ने पूछा। उद्यमेन ने ठंडे स्वर में जवाब दिया, सेलैन में। समरज की भवें सिकुड़ गई। कहाँ पर? उद्यमेन ने एक लंबी सांस छोड़ते हुए कहा, तुमने सिकोया हिल के बारे में तो सुना ही होगा ना? समरज ने अपना सिर हाँ में हिला दिया तो उद्यमेन ने कहा, हम उसी के टॉप पर हैं इस वक्त। उसके टॉप पर बस एक मेंशन है जो किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी है और तुम उस प्रॉपर्टी में बिना परमिशन के एंटर नहीं हो सकते। एंड कहते हुए समरज एकदम से चौंक उठा और वो आगे बोला, 1 सेक, मैं सैलन में हूँ। एज इन द सैलन मेंशन? सैलन मेंशन? हाँ, तुम वहीं पर हो, बार बार दोहराने की जरूरत नहीं है। उद्यमेन अब हल्का सा चिढ़ चुका था। उसने आगे कहा, क्योंकि अब तुम जाग चुके हो तो उठ जाओ। अगर भूख लगी है तो नीचे कुछ खाने का सामान है जो इंसान खाते हैं। और तुम लोग वही हो ना, वही जो उस दिन मेरे घर आए थे, वही ना जिन्होंने मेरे मम्मी पापा का। कहते हुए समरज रुक गया। क्या कहना चाहता था समरज? उसके मम्मी पापा के साथ क्या हुआ था? क्या वो मृगांका और उद्यमेन को उसने पहले भी कभी देखा था या उसे कोई भ्रम हुआ था? जानने के लिए सुनिए इस कहानी का अगला एपिसोड।